सोचिए एक छोटा सा बीज जिसमें बस एक वादा छिपा होता है, कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है। या इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, कैसे सिर्फ एक कोशिका जिसे हम देख भी नहीं सकते, एक पूरे इंसान को जन्म देती है। ये जिंदगी का शायद सबसे बड़ा चमत्कार है। और आज हम इसी सफर की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास विज्ञान की किताब का एक अध्याय है और हमारा मिशन है इसके पीछे छिपी कहानी को समझना, इसके क्यों और कैसे को सुलझाना। बिल्कुल। और ये सिर्फ जीव विज्ञान का पाठ नहीं है, ये तो जीवन की निरंतरता की कहानी है। मतलब ये उन रणनीतियों को समझने की कोशिश है जो प्रकृति ने अरबों सालों में विकसित की हैं, ताकि जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि बेहतर भी हो सके। हम एक कोशिका के स्तर से शुरू करेंगे और पूरे जीव के बनने तक की इस अद्भुत कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि इंसानों में जीवन की शुरुआत लैंगिक प्रजनन से होती है, जिसमें एक नर और एक मादा की भूमिका होती है। पर जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो है इसका शुरुआती बिंदु, एक अकेली कोशिका जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ये सिर्फ एक कोशिका नहीं, ये तो जैसे हमारे पूरे अस्तित्व का एक प्रोजेक्ट प्लान है। प्रोजेक्ट प्लान शब्द एकदम सही है। और ये कोई साधारण प्लान नहीं है। उसे एक कोशिका के अंदर सिर्फ ये नहीं लिखा होता कि आंखों का रंग क्या होगा या बालों का प्रकार कैसा होगा। उसमें एक पूरी टाइमलाइन होती है, एक अविश्वसनीय रूप से सटीक समय सारणी जो ये तय करती है कि 5वें हफ्ते में दिल धड़कना शुरू करेगा। अच्छा। 9वें हफ्ते तक उंगलियां बन जाएंगी और कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क का निर्माण करेंगी और कौन सी हड्डियां। यहीं पर वृद्धि यानी ग्रोथ की भूमिका आती है। हाँ, लेकिन वृद्धि का मतलब सिर्फ आकार में बड़ा होना नहीं है। हमारा शरीर कोई गुब्बारे की तरह नहीं फूलता। ये एक आनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल तरीके से बढ़ता है। हमारे स्रोत में एक बहुत दिलचस्प प्रयोग का जिक्र है। एक बच्चे और एक वयस्क की हथेली का उनकी कुल लंबाई से अनुपात नापना। ये दिखाता है कि शरीर के अलग अलग हिस्से एक तय तालमेल में बढ़ते हैं। इसी प्रक्रिया को हम परिवर्धन या डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा। ये सिर्फ बढ़ना नहीं बल्कि सही आकार लेना है। यानी हमारा बीज अब अंकुरित हो रहा है, जड़ें और तना निकाल रहा है, और ये सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा है बल्कि एक पौधे का सही आकार ले रहा है। हमारे स्रोत में एक ग्राफ भी है जो समय के साथ शरीर के भार में बदलाव दिखाता है। उसमें 2 जगह बहुत तेजी से उछाल दिखता है। हाँ, वो ग्राफ बहुत कुछ बताता है। पहला उछाल तो जन्म के बाद शुरुआती बचपन में है और दूसरा लगभग 10 से 18 साल की उम्र के बीच, किशोरावस्था। जी, किशोरावस्था। ये सिर्फ शारीरिक वजन का बढ़ना नहीं है, ये शरीर के अंदर एक बड़े तूफान का संकेत है। एक ऐसी तैयारी जो जीवन के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। किशोरावस्था, मुझे याद है कि वो बदलाव कितने अजीब और रातों रात होने वाले लगते थे। आवाज का बदलना, शरीर का बदलना, उस वक्त ये सब बहुत उलझन भरा लगता था। अब समझ में आ रहा है कि ये सब एक बड़ी जैविक तैयारी का हिस्सा था जिसके लिए शरीर सालों से ऊर्जा बचा रहा था। बिल्कुल। ये सारे बदलाव शरीर को प्रजनन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इस दौरान नर और मादा जनन रंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं। पुरुषों में वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण तेजी से शुरू हो जाता है और महिलाओं के शरीर में अंडाशय से हर महीने एक अंडाणु निकलता है और मासिक चक्र की शुरुआत होती है। हाँ, मासिक चक्र ये एक संकेत है कि शरीर अब गर्भधारण के लिए जैविक रूप से तैयार है। मासिक चक्र को लेकर अक्सर बहुत चुप्पी और झिझक होती है, जबकि ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे समझना बहुत जरूरी है। शरीर हर महीने इतनी ऊर्जा और संसाधन लगाकर गर्भाशय में एक पूरी व्यवस्था तैयार करता है। जी हाँ, गर्भाशय की अंदरूनी परत मोटी हो जाती है, खून की नसें बढ़ जाती हैं ताकि अगर निषेचन हो तो भ्रूण को पोषण मिल सके। बिल्कुल। फिर अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा दांव है, एक उम्मीद है कि जीवन का चक्र आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, अगर निषेचन नहीं होता तो शरीर की ये सारी तैयारी, सारी ऊर्जा, वो तो व्यर्थ चली जाती है। विकास के नजरिए से ये प्रक्रिया थोड़ी वेस्टफुल नहीं लगती? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये वेस्टफुल लगता है, पर असल में ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। प्रकृति यहाँ हर महीने एक हाई स्टेक गेम खेलती है। एक नई जिंदगी बनाने का मौका इतना कीमती है कि शरीर उसके लिए हर महीने पूरी तैयारी करने का जोखिम उठाता है।
भले ही 99% बार वो तैयारी काम ना आए। जी, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फॉर अ हाई रिटर्न है। अच्छा। अगर निषेचन नहीं होता तो वो परत टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे हम माहवारी कहते हैं। और अगर निषेचन हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट प्लान यानी जायगोट गर्भाशय में जाकर उस तैयार परत में स्थापित हो जाता है और यहीं से एक और अद्भुत संरचना का निर्माण शुरू होता है, जिसे आवल या प्लेसेंटा कहते हैं। अच्छा, प्लेसेंटा। इसे आप माँ और बच्चे के बीच का लाइफ सपोर्ट सिस्टम या एक पुल समझ सकते हैं, जो 9 महीने तक पोषण, ऑक्सीजन और सुरक्षा की हर जरूरत पूरी करता है। गर्भ में एक कोशिका से पूरा शरीर बनना, ये किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन ये जादू होता कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है जो एक कोशिका को अरबों में बदल देता है और हमारे घावों को भर देता है? इस जादू के पीछे एक बहुत ही अनुशासित और सटीक प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन। और यहाँ कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं। पहला है समसूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फोटोकॉपी मशीन की तरह सोचना। फोटोकॉपी मशीन दिलचस्प है। मतलब ये हूबहू नकल बनाती है। बिल्कुल हूबहू। जब शरीर को बढ़ने के लिए या मान लीजिए चोट लगने पर त्वचा की नई कोशिकाएं बनाने की जरूरत होती है, तो माइटोसिस होता है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी ही 2 कोशिकाएं बनाती है। अच्छा। अगर मूल कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स हैं, तो बनने वाली दोनों नई कोशिकाओं में भी 46 ही होंगे। आनुवांशिक जानकारी में कोई बदलाव नहीं, कोई फेरबदल नहीं, एकदम सटीक कॉपी। तो ये शरीर में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, ये स्थिरता वाली बात समझ में आई। लेकिन यहीं पर एक पहेली खड़ी हो जाती है। अगर लैंगिक प्रजनन में माता से 46 गुणसूत्र आते और पिता से भी 46, तब तो बच्चे में 92 हो जाते। फिर अगली पीढ़ी में 184। हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती जाती। प्रकृति ने इस गणितीय समस्या को कैसे सुलझाया? ये एक शानदार पहेली है और प्रकृति का समाधान उससे भी ज्यादा शानदार है। यहीं पर हमारे दूसरे किरदार का प्रवेश होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। मियोसिस। जी, ये एक बहुत ही खास तरह का विभाजन है जो सिर्फ एक ही काम के लिए होता है। क्या काम? जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणु और अंडाणु को बनाने के लिए। और ये फोटोकॉपी मशीन से अलग कैसे है? ये फोटोकॉपी मशीन नहीं, ये एक रीमिक्स आर्टिस्ट है। रीमिक्स आर्टिस्ट? हाँ, इसका पहला और सबसे जरूरी काम है गुणसूत्रों की संख्या को ठीक आधा कर देना। यानी मियोसिस के बाद बनने वाले शुक्राणु और अंडाणु में 46 की जगह सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा। इस तरह जब निषेचन होता है तो 23 गुणसूत्र पिता से और 23 माता से मिलकर बच्चे में वापस 46 की संख्या पूरी कर देते हैं। वाह, समस्या हल हो गई। तो ये प्रकृति का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। एक तरफ मिटोसिस स्थिरता सुनिश्चित करती है और दूसरी तरफ मियोसिस पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों का संतुलन बनाए रखती है। कमाल का तालमेल है। लेकिन मियोसिस का असली जादू सिर्फ संख्या आधी करने में नहीं है। संख्या आधी करते समय ये एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये माता और पिता से मिले गुणसूत्रों के हिस्सों की अदला बदली करता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर? इसे आप ताश के पत्तों को फेंटने जैसा समझ सकते हैं। इसी वजह से भाई बहन एक ही माता पिता की संतान होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। और ये विविधता, ये वेरिएशन, ये कोई मामूली बात नहीं होगी। इसका कोई गहरा मकसद होगा, है ना? ये प्रकृति का सबसे बड़ा बीमा है। सोचिए, अगर सभी जीव आनुवांशिक रूप से एक जैसे होते तो एक ही बीमारी या पर्यावरण का एक ही बदलाव पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता था। सही बात है। मियोसिस का ये रीमिक्स करना सुनिश्चित करता है कि हर पीढ़ी में नई संभावनाएं पैदा हों, नए कॉम्बिनेशन बने। कुछ कॉम्बिनेशन शायद बदलते माहौल में ज्यादा सफल हों। ये विविधता ही तो विकास का कच्चा माल है। तो ये जो स्थिरता और विविधता के सिद्धांत हैं, मिटोसिस और मियोसिस, ये इतने शक्तिशाली हैं कि प्रकृति ने इन्हें सिर्फ हम इंसानों तक सीमित नहीं रखा होगा। ये नियम तो जीवन के हर रूप पर लागू होता होगा। बिल्कुल। प्रकृति ने हर जीव के लिए, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या दही का एक छोटा सा बैक्टीरिया, इन्हीं सिद्धांतों को अलग अलग तरीकों से लागू किया है। पौधों में प्रजनन का काम मुख्य रूप से फूलों के जरिए होता है।
फूलों में नर अंग यानी पुंकेसर और मादा अंग यानी जायांग होते हैं। और उनमें ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? वहां पहले परागण यानी पॉलिनेशन होता है, जिसमें परागकण नर अंग से मादा अंग तक पहुंचते हैं। अच्छा। ये हवा, पानी या मधुमक्खियों जैसे कीटों की मदद से होता है। इसके बाद निषेचन होता है और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। अगली बार जब आप कोई सेब खाएं तो याद रखिएगा कि आप असल में फूल का एक विकसित अंडाशय खा रहे हैं, जो अपने अंदर अगली पीढ़ी के बीजों को सुरक्षित रखे हुए हैं। हाँ, ये बीजों को फैलाने का प्रकृति का एक बहुत ही स्वादिष्ट तरीका है। बहुत खूब। और उन जीवों का क्या जो बिल्कुल सरल हैं, जैसे बैक्टीरिया, वे अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं? उनमें प्रक्रिया और भी सीधी है। वे अलैंगिक प्रजनन करते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही जीव की जरूरत होती है। एक ही जीव? जी, दही में मौजूद जीवाणु बस बीज से विभाजित होकर 1 से 2 हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन, बाइनरी फिशन। हाँ, बाइनरी फिशन। ये माइटोसिस का ही एक सरल रूप है। इसमें बनने वाली नई कोशिका आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक की फोटोकॉपी होती है। तो इसमें निरंतरता तो है, लेकिन विविधता का क्या? यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक जैसी कोई एक चीज पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। उनमें विविधता म्यूटेशन जैसी धीमी प्रक्रियाओं से आती है, मियोसिस जैसे किसी तेज रीमिक्स से नहीं। तो आज हमने जो भी समझा उसे एक साथ कैसे देखें? हमने एक कोशिका के प्रोजेक्ट प्लान से शुरुआत की। बिल्कुल। देखा कि कैसे वो बीज अंकुरित होकर एक पूरा शरीर बनता है। हमने पर्दे के पीछे काम कर रहे 2 मुख्य मैकेनिज्म को समझा, माइटोसिस जो स्थिरता की गारंटी है और मियोसिस जो बदलाव और विविधता का स्रोत है। और ये हमें जीवन के 2 सबसे बुनियादी स्तंभों के बारे में बताता है, निरंतरता और विविधता। माइटोसिस हमारे शरीर को बनाता है, उसकी मरम्मत करता है और जीवन को बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो कुछ है वो वैसा ही बना रहे। हाँ, वहीं दूसरी ओर मियोसिस ये सुनिश्चित करता है कि हर नई पीढ़ी में कुछ नयापन आए, कुछ विविधता हो, जो बदलते समय के साथ प्रजाति को अनुकूलित होने का मौका दे। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। हाँ, ये एक ऐसा अद्भुत संतुलन है जिस पर पूरा जीवन टिका है। ये सब कुछ एक अद्भुत संतुलन जैसा ही लगता है, एक ऐसा नृत्य जो अरबों सालों से हर जीवित चीज के अंदर चल रहा है। और इसी से जुड़ा एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि गर्भ में विकास के दौरान एक ही जैसे कोशिकाओं के समूह से अलग अलग अंग बनते हैं। कोई कोशिका दिल का हिस्सा बनती है, कोई दिमाग का, कोई त्वचा का। अगर उन सभी कोशिकाओं में एक ही डीएनए यानी एक ही प्रोजेक्ट प्लान है, तो फिर वो कौन सी चीज है जो एक कोशिका को बताती है कि उसे आंख का हिस्सा बनना है और दूसरी को बताती है कि उसे फेफड़ा बनना है? इस अद्भुत ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है?